सो हेलो गाइस, कैसे हो लोग। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भैया जेई मेन के 23 जून को जो हुआ था एग्जाम, उसके कुछ मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर भैया बहुत सारे हमारे कमेंट आ रहे थे कि भैया मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे 23 जून को जेई बीआर के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, उनका क्या सॉल्यूशंस है, कैसे क्वेश्चंस करने थे और किस किस लेवल के क्वेश्चंस थे। आपको पता होगा अपन ने कुछ दिन पहले, अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको 2 लगातार बैक टू बैक वीडियोस दी थी। उसके अंदर अपन ने ये डिस्कस किया था कि भाई इस वाले अटेम्प्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स थे उसके अंदर से किस किस चैप्टर में से इजी वाले क्वेश्चंस निकल कर आए थे, उन सभी को आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, जरूर उन वीडियो को जाकर चेक करना इस वाले वीडियो के बाद। ठीक है ना। तो आज वाले वीडियो के अंदर एक काम करते हैं यार, अपन इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज पार्ट नंबर 1 की बारी है। पार्ट नंबर 1 के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ जितने भी क्वेश्चन हम कर पाते हैं, 8-10 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। देखते हुए कौन कौन से क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं भाई, कहां से, वो अपन बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि बार उसको सब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला था कि आपको एक रिलेशन दे रखा था कि बी ऑफ आई जे इज इक्वल टू, हमारे पास जो था 3 की पावर i माइनस जे डॉट ए ऑफ आई जे, ये हमारे को एक रिलेशन दे रखा था। इस रिलेशन को सॉल्व करते हुए हमारे को बोला कि जो आपके पास i, j है वो 1, 2, 3 है। इस रिलेशन को सॉल्व करते हुए कुछ हमारे को 4 रिलेशन दे रखे, तो ऑप्शन के अंदर हमको चूज करना था भैया कौन सा रिलेशन सही होगा। अब ध्यान देगा रिलेशन के अंदर, तो जो ऑप्शन के अंदर रिलेशंस है वहां पर हमको डिटरमिनेंट्स पे रिलेशन देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब है हमको यहाँ पर डिटरमिनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और इसने i और j के अंदर 1, 2, 3 लगा दिया है, और उसने बोला कि भैया 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब भैया हमको क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट बी की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अगर मैं डिटरमिनेंट बी की मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा यार, इसके अंदर बी हमारे पास जो होगा 1, 2, 3 डालेंगे, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो बी को 1 बनाएगा, फिर 1, 2, बी 1, 3। फर्स्ट रो का जो हमारे पास क्या होगा, ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम, ये फर्स्ट वाली रो हो जाएगी। उसके बाद बी 2, 1, बी 2, 2, फिर बी 2, 3, उसके बाद हमारे पास आएगा 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर, अगर हम एक चीज देखें तो इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर आपको एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पर कि इस जितने भी फॉर्म्स है, इनके फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसको उठाकर वैल्यू पुट करनी है बस। जहाँ पर आई और जे, ये सीरीज में आई और जे 1,1, अब आई और जे अपन को यहाँ पर डालना है और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद देखना आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वाली स्टेप बोर्ड के ऊपर ही कर रहा हूँ, आप साथ साथ में लिखते चलेंगे। मैं इसके ऊपर ही कर देता हूँ, उसको मिटाकर। अगर अपन फर्स्ट वाली ध्यान दे फर्स्ट में, तो फर्स्ट के अंदर क्या आएगा यार, एक बार इसको यहाँ से मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो पहले क्या लिखना है, इसमें ये चीज आएगी यहाँ पर बी ऑफ आई जे इजिकल टू, पहले अगर बात करूँ तो बी ऑफ क्या था 1,1। ठीक है ना, ये था बी ऑफ 1, 1। बी ऑफ 1, 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैंने रख दिया बी ऑफ 1, 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया 3 की पावर 1 माइनस 1 ए ऑफ 1,1। इस पर रख दिया, डायरेक्ट भी यहाँ उतार दिया। उसके बाद हमारे पास बी 1,2, उसके बाद बी 1,3, ऐसा कुछ चल रहा था। तो 1,2 अगर ऊपर होगा तो भैया कितना आएगा 3 की पावर 1 माइनस 2 डॉट ए की पावर a12 सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ रखते हैं 1,3, तो 3 की पावर 1 माइनस 3, उसके बाद आएगा डॉट a13। नेक्स्ट बात करते हुए यहाँ था क्या b2,1, उसके बाद था b2,2, उसके बाद b2,3, उसके बाद b3,1, b3,2, b3,3, ये कुछ था। 2,1 की जगह रख देते हैं एक बार, तो कितना आएगा 3 की पावर 2 माइनस 1 a ऑफ 2,1, 2 रख देते हैं, तो 3 की पावर 2 माइनस 2 डॉट ए ऑफ 2,2। उसका रख देते भैया 2, 3, उसके तो 2, 3 में कितना आएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 डॉट ए 2, 3। यहाँ रख देते भैया 3,1, तो 3 की पावर 3 माइनस 1 ए 3, 1। 3, 2 रख देते हैं, तो 3 की पावर 3 माइनस 2 ए 3, 2। 3, 3 रख देते हैं, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 डॉट ए 3, 3। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक 3 की पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या होगा 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब है ये चीज तो क्या होगी यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बार करेंगे 3 की पावर 1 माइनस 2 मतलब कितना होगा 1 में से 2 चला गया, माइनस का 1 आ गया। उसके बाद यहाँ कितना आएगा टोटल 1 माइनस 3 मतलब -2। ये नेक्स्ट वाली स्टेप मैं इसी में कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं 2 माइनस 1 कितना हो गया भैया हमारे पास 1 हो गया। 2 माइनस 2 हमारे पास क्या हो गया 0 मतलब ये 1 हो गया। उसके बाद 2 माइनस 3 मतलब ये बन गया -1, यहाँ बन गया कितना 2, यहाँ कितना बन गया
1 और यहाँ कितना बच गया 0, मतलब टोटल 1। ठीक है, ये कुछ भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बन गए। ठीक है, अब अगर ध्यान दें तो हमको जो रिलेशन दे रखा ऑप्शंस के अंदर, उसमें एक चीज हमको ये देखनी है कि हमको जो प्रूव करना है उसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी तो है ही, और साथ साथ के अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है आगे 9, 27, 3 ऐसा कुछ ऑप्शन के अंदर दिख रहा होगा। अब हमको वैल्यूज तो बाहर की तरफ चाहिए और अंदर क्या चाहिए, डिटरमिनेंट अकेले चाहिए। डिटरमिनेंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं चाहिए, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए होना चाहिए या डिटरमिनेंट ऑफ बी होना चाहिए, LHS और RHS के अंदर, और साथ साथ के अंदर वैल्यूज होनी चाहिए बाहर की तरफ। इसका मतलब ये है कि मेरे को इसको डिटरमिनेंट ऑफ बी बनाना होगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए अंदर चल रहा है और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी बन रहा है, तो मेरे को इन दोनों में रिलेशन चाहिए होगा, बट इनके बाहर की तरफ वैल्यू चाहिए होगी। अब यहाँ पर जो अंदर ये वैल्यू दे रखी है 3, जो भी पावर दे रखी है, हमको इन सबको बाहर लेना होगा। इस पूरी को बाहर निकाल लेंगे तब जाकर हमारे पास एक का अकेला डिटरमिनेंट बच जाएगा और बाहर कुछ वैल्यू आ जाएगी और हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। देखते हैं अब ये कहां से निकाले कॉमन। ध्यान रखना है डिटरमिनेंट के अंदर, ये प्रॉपर्टीज के अंदर हमको पता है कि यार जितनी भी रोज है, जितनी भी कॉलम्स है, किसी भी रो के अंदर, किसी भी कॉलम से हम लोग कॉमन वैल्यू निकाल सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर रो को या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे को भैया पूरी छूट होती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। अगर देखो फर्स्ट वाला कॉलम देखें तो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर से यार यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 3 का स्क्वायर, मतलब इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, पर लेकिन यहाँ पर 3 यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में से कुछ नहीं आ सकता। भैया तीनों के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ तो 2 में है, इसमें नहीं है। इसमें देखते हैं यार, तो इसके अंदर भी इन दोनों में से 3 की पावर -1 आ जाएगा, पर लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसे किसी में भी कुछ नहीं है जहां से कॉमन आ जाएगा, तो अब कैसे निकाले कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए पहले हमको इस किसी भी रो के किसी भी कॉलम के अंदर यहाँ पर वैल्यूज को कॉमन बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना होगा और बाहर वैल्यू से डिवाइड करना होगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, उसके बाद कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब अगर ध्यान दें हम तो देखो क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकालने के लिए इस जो कॉलम नंबर 1, इस कॉलम नंबर 1 को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर 2 से, या फिर 3 की पावर 2 यहाँ से कॉमन निकालने के लिए हम इस रो नंबर 1 को 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, देखते हैं 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा। जब भी ना किसी भी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर उसको डिवाइड भी करना पड़ता है, तो अगर मैं 3 की पावर 2 को बाहर डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा, 3 की पावर 2, यहाँ कितना होगा 3 की पावर 2 -1, तो कितना होगा प्लस का 1 बच जाएगा, और यहाँ कितना होगा 3 की पावर 2 और -2 कितना 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर ध्यान दे तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास कुछ वैल्यूज कॉमन आ रही है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब अगर क्या हो, मैं इस वाली 3 की पावर 1 को भी 3 की पावर 2 बना दूं, तो क्या मैं इस पूरे में से 3 की पावर 2 कॉमन ले लूंगा। अब इसकी पावर 3 की पावर 2 को बनाने के लिए एक 3 की पावर 1 में क्या करूंगा, इस रो नंबर सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 3 की पावर 2 बन जाएगा, पर लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए पहले यहाँ पर बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो एक 3 की पावर से 1 से मैंने डिवाइड करा बाहर, और यहाँ पर रो नंबर सेकंड को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो करूंगा तो ये कितना होगा 3 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 3 की पावर 1 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 1 -1 कितना 0 हो जाएगा, यानी ये कितना होगा, ये कितना 1 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो 3 की पावर 2 क्या हो गया, कॉमन आ गया इस पूरे में से, तो ये 3 की पावर 2 मैंने क्या करा, बाहर ले लिया। और साथ साथ में ध्यान दे तो कॉलम नंबर सेकंड के अंदर से, ये कॉलम नंबर 1 के अंदर से 3 की पावर 2 कॉमन आ गया, कॉलम नंबर सेकंड के अंदर से देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ से बाहर ले लिया। तो ये तो सब वैसे ही कैंसिल हो गया अपने आप, और यहाँ पर भी ध्यान दें तो ये पूरा यहाँ से कॉमन आ गया, और ये चीज पूरी यहाँ से क्या हुई, कॉमन आ गई। तो अगर ध्यान देंगे अंदर सबकी सब वैल्यूज कॉमन आ गई, अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ये चीज हमको करनी थी। अब अगर ध्यान दें तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बच गया। उधर क्या चल रहा था, बी ऑफ आई जे, और क्वेश्चन में बोला बी ऑफ आई जे इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो यानी ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी। और यहाँ ध्यान दे तो ये कितना हो गया, ए ऑफ आई जे, और ए ऑफ आई जे कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि भैया जो ऑप्शन है उसके अंदर एक ऑप्शन ये वाला भी है जहां पर बाहर कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी, हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसा करके भी हमको जो चीजें क्या होगी देखनी पड़ेगी, ऑप्शन में क्या देखा है उसने कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, प्रूव करने के लिए उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन में दिखाई देता है। ठीक है, इजी वाली कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं यार नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि थोड़ा सा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम बात करते हैं किसका, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, वो अपन देख लेते हैं, रैंडमली बात कर रहे हैं अपन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी कुछ दी गई थी कि भाई 2x dy/dx इज इक्वल टू 3x e की पावर y/x, ये कुछ था, प्लस 2y।
ये भी इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे देख रहे हैं कि dy/dx की फॉर्म में भी आ रहा है और y/x की फॉर्म में भी आ रहा है। एक ये चीज एक हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज जिसके अंदर आती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो यहाँ पर लग रहा है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो y/x आ रहा है, जहाँ पर y/x आता है वहां पर जनरली जो फॉर्म यूज करते हैं वो वाली कौन सी यूज करते हैं अपन भैया, y/x = v, ये वाली फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या होती है, तो अगर इसमें ध्यान दें, इस x को इधर ले जाए नीचे की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा 2 को भी उधर ले जाते हैं, dy/dx को अकेला कर देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो dy/dx = 3x/2 e की पावर, देखो 2x नीचे आएगा तो ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, e की पावर y/x इतना बच जाएगा, प्लस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये y/x हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो ये फॉर्म होती है जब भी यहाँ पर y/x बनता है इसमें क्वेश्चन में, इक्वेशन के अंदर y/x, तो y/x को क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है क्या चीज, v। इसमें क्या होगा, y = कितना होगा, v × x हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर dy/dx निकालूंगा, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स को अलग सेपरेट करने का तरीका है, यहाँ पर सब सेम वेरिएबल हो रहे हैं, इसको सेपरेट करना पड़ेगा ऐसा मान के, लेट करके। तो ये कितना होगा भैया, x प्लस हमारे पास जो कितना होगा, सॉरी v प्लस x dv/dx, ये आ जाएगा कितना। इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो बस इसकी जगह वैल्यू उठाकर रख देनी है, और ये dy/dx की जगह ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देनी इसकी जगह, और ये y/x की जगह रखना, v उठाकर रख देना, ठीक है ना। बस बाकी इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगी। एक बार अपन देखते हैं क्या होगा आगे। अगर मैं उसको उठाकर वैल्यू यहाँ रखता हूँ इसके अंदर, ये चीज़ यहाँ पर, इसकी जगह तो आगे पे v प्लस x dv/dx = 3/2 e की पावर v प्लस v, ये वाला भी कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये वेरिएबल सेपरेबल से अलग हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा आराम से। तो बात करता हूँ तो dv/e की पावर v तो इस तरफ आ जाएगा, और = 3/2, इधर x नीचे चला गया और ऊपर क्या बच गया, dx, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ गया। ये वाला x नीचे आ गया, ठीक है, और ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर भेज दिया, और dx को उधर चला गया मल्टीप्लाई। अगर ध्यान देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे बोथ द साइड्स, तो अब डायरेक्टली में इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 3/2 कांस्टेंट है, तो 3/2 क्या होगा हमारे पास, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा, तो अंदर इंटीग्रेशन किसका 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, और ये कितना होगा 1/e की पावर v है, e की पावर v ऊपर जाएगा तो e की पावर -v हो जाएगा, और e की पावर कुछ भी हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर e की पावर x इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, सिंपल। तो अगर बात कर तो e की पावर -v dv ये होगा = ये जो हमारे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये कुछ है। तो e की पावर ये सेम होगा -v पर, लेकिन -v होने से एक माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पर, = 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, तो ये हो गया log x, प्लस एक आएगा log के अंदर ही कांस्टेंट। अब बस हमारे पास इक्वेशन के अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है हमारे को, इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो ऐसा कुछ दे रखा है कि y/1 = log e⁻3, ये कुछ दे रखा है, मतलब है कि x की जगह हमको 1 रखना है। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर, या x की जगह रखना है, अच्छा इस v को इंटरचेंज कर देना है, इस ये जो v दे रखा है इस v को हमको y/x कर लेना है, उसके बाद x की जगह रखना है 1 और y की जगह रखना है क्या, log e⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है कांस्टेंट ये log c, इस log c की वैल्यू आ जाएगी। इस log c की वैल्यू आने के बाद इस log c की वैल्यू को उठाकर वापस इसी इक्वेशन के अंदर रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। फिर हमको उसने पूछा है कि y/1/e क्या होगा, मतलब फिर x की जगह 1/e रख के y की वैल्यू निकाल देनी है, बस सिंपल इतना करना, ठीक है ना। सिंपल, आगे तो सबको आता है। ये मेन तो इक्वेशन होता है स्टार्टिंग के अंदर एक आया था ना, एक इस स्टेज के ऊपर जहां से कोई भी कर सकता है, उस वाली स्टेज के ऊपर हम आराम से यहाँ पर आ गए। इस वाली इक्वेशन के अंदर बस x और y की जगह वैल्यू रखनी है, उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू उठाकर फिर इसमें रखनी है। इसमें रखने के बाद हमको क्वेश्चन में उसने पूछा कि भैया ये निकाल दो 1/e, मतलब x की जगह 1/e रखना है और y की वैल्यू निकाल देनी है इस वाली इक्वेशन से, सिंपल, ठीक है ना। इतना हमारे पास क्या चीज है, यहाँ तक सिंपल था, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन था। जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि क्वेश्चन इजी आता है, और मेनली जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आता है। पहला एक तो ये हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और सेकंड नंबर जो आता है वो कौन सा होता है, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज है बुक की। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड प्लस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो तरह के कॉन्सेप्ट वाले सब क्वेश्चंस हमको अच्छे से कर लेने हैं। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस अगर आप वो भी कर लेते हो तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये सभी तरह के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएंगे, बस उसकी वैल्यूज चेंज करके कुछ चेंज करके दे दिया है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चन होंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ रहा है, जो कि हमारे पास है
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जहां से भी भैया क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी ही आते हैं पर लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचना होता है बस। कोऑर्डिनेट के अंदर देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, कोऑर्डिनेट के अंदर क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्ट अगर आपने देख लिया तो समझ लेना आप कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस आराम से इजीली कर लोगे, ठीक है ना। देखो 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, हम देखते हैं देखें कितने क्वेश्चंस हम अच्छे से कर पाते हैं, कितनी इजी की कैटेगरी में है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अच्छा खासा बोल सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। एक क्वेश्चन जो था उसमें ये बोला था कि आपको 3D के अंदर 2 इक्वेशन दे रखी थी, 2 प्लेन की इक्वेशन है। उसने बोला था कि इक्वेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। 2 प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इन 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से एक थर्ड वाला प्लेन निकल रहा होगा, हमको उसकी इक्वेशन निकालनी है। साथ साथ के अंदर एक कंडीशन दी है, जो थर्ड वाला प्लेन की इक्वेशन आएगी वो न्यू वाला प्लेन, जिसको बोलेंगे न्यू प्लेन, वो न्यू प्लेन एक लाइन के पैरेलल होगा, मतलब उस वाले प्लेन की क्या होगी, एक लाइन पैरेलल है। उस वाली इक्वेशन भी दे रखी है आपको कि ये वाला प्लेन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि आपको इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल दो, क्या होगी, मतलब ये कंडीशन हमको बहुत सारी दे रखी है। तो देखो इसको ना डायग्राम फॉर्म में सोचते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्म में सोचना भी जरूरी है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला, देखो लेट्स से एक कि आपके पास क्या है, ये प्लेन हमारे पास है, मान लेते हैं ये 2 प्लेन है, ठीक है, ये पहला प्लेन और सेकंड वाला प्लेन, ठीक है। ये बुक है, ये से बुक, ये बुक मान लो इसको, ठीक है। अब ये 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, अब इसके इंटरसेक्शन से बीच में से बांध लेते हैं यहाँ से ऐसा कुछ, ये चीज, ये नंबर थर्ड वाला प्लेन बाहर निकल रहा है इन दोनों बीच में से, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला कुछ प्लेन हो ऐसा कुछ के नंबर थर्ड वाला प्लेन बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ये बोले मतलब समझना है। तो इस वाली प्लेन की हमको इक्वेशन निकालनी, इसकी हमको इक्वेशन निकालनी, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो इस वाले प्लेन का, हर एक प्लेन का क्या होता है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है। जैसे एक लाइन का होता है पैरेलल वेक्टर भैया, वो हमको पता है। प्लेन का क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये जो प्लेन नंबर 1 है और ये प्लेन नंबर 2 है, इसका नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं n1 और इसका मान लेते हैं क्या चीज, नॉर्मल वेक्टर n2, ठीक है ना। ये नया वाला प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर भी होगा क्या, उसको मान लेते हैं वेक्टर n, इसको n मान लेते हैं ओनली। इसे बोला कि ये थर्ड वाला जो प्लेन है, जो नया वाला प्लेन है, ठीक है, ये न्यू वाला प्लेन, ये एक लाइन के पैरेलल है, यानी कि बात करते हैं एक लाइन ऐसा कुछ जा रही होगी, ऐसा, ये होगी L लाइन, जिसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, वेक्टर B। ये लाइन जा रही है, ये लाइन है, ये लाइन क्या होगी, इस प्लेन के पैरेलल है, ये हमको गिवन है। और भी हमको इस वाली प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करनी है, सिंपल ये आपको बोला है, ठीक है ना। और जो लाइन होती है उसका क्या होता है, एक पैरेलल वेक्टर होता है, जो हम मान लेते हैं वेक्टर नंबर B, ठीक है ना। अब यहां से मैं एक अभी कंक्लूजन निकाल रहा हूं, बहुत बड़ा कंक्लूजन जो हमको समझना है, जो मेन जो क्वेश्चन का एक होता है ना टर्निंग पॉइंट है, वो ये है कि लाइन का जो वेक्टर है पैरेलल, वो प्लेन के भी पैरेलल है। ये प्लेन है, इसके भी पैरेलल है वेक्टर नंबर B, जो कि लाइन के पैरेलल है, क्लियर है। और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो हमेशा क्या, परपेंडिकुलर बाहर आ रहा होता है। तो ये n वेक्टर है, ये प्लेन से बाहर आ रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ बाहर आ रहा होगा, इस प्लेन से बाहर आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान दो, तो ये n वेक्टर है, ये जो प्लेन से बाहर आ रहा है, और जो b वेक्टर है जो प्लेन के पैरेलल है, क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और कोई भी 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसमें कंडीशन होती है क्या, कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये n वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन इसने क्या करी, गिवन दे रखी इनडायरेक्टली, जो हमको निकालनी थी सोच कर अच्छे से। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन की स्टेप्स तो सेम ही है जो कि सब क्वेश्चन में होती है, मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो n वेक्टर जो होगा प्लेन का और जो लाइन का b वेक्टर होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि इसका बाहर आ रहा है और उसका पैरेलल है, उधर जा रहा है। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब बस हमको क्या करना है, n और b वेक्टर निकाल लेना है, और n और b वेक्टर जब निकल गया तो दोनों को उठाकर डॉट 0 कर देंगे, और वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हमको क्या पहले सोचना था, ठीक है। चलो एक बार अपन इसको भी एक बार देखते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लगा रखा था मैंने, आपके पास होगा क्वेश्चन लिखा हुआ जिसके ऊपर आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। पहली जो इक्वेशन दे रखी है ऐसे कुछ दे रखी कि r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 3। सेकेंड नंबर इक्वेशन दे रखी है r डॉट 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू कितना है भैया, 2 दे रखा है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है।
अब जान भैया एक तो जनरल फॉर्म भी हमको पता होनी चाहिए कि किसी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो थर्ड वाला प्लेन निकलता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन वो होती है r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इजिकल टू d1 प्लस लेमडा d2। ये हमको पता है सिंपल, ठीक है। तो ये वाली मेरे पास जनरल इक्वेशन होती है। तो हमको करना क्या है, ये जितनी भी चीजें ना इसको उठा कर क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी n1 और n2। ये वाला मैंने माना था भाई इसका वेक्टर जो n1 है और इसके अंदर ये क्या होता है इक्वेशन के अंदर, ये वाला नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ये हो गया n1 और ये हो गया n2, उठाकर यहाँ रख देना। और ये हमारे पास कांस्टेंट जो है d1 और ये कांस्टेंट जो है क्या d2 है, ठीक है ना। उठाकर वैल्यू रख देनी बस यहाँ पर। तो अगर वैल्यू रखते हैं तो इसमें कितना आता r डॉट n1 मतलब कितना हो गया भैया आई कैप। अच्छा अब मैं इसमें ऐड करके रख रहा हूँ, ये लेमडा के साथ इस जो n वाला 2 वेक्टर इसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ उसको वैल्यूज को। तो अगर बात करते हैं तो n1 वाला मतलब कितना होगा 1 तो यहाँ से आ गया और 2 लेमडा, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप, ठीक है ना। ये चीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कितना होगा प्लस 2 माइनस लेमडा जे कैप। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कितना होगा प्लस बार ले लेते हैं -1 प्लस 3 लेमडा के कैप। ये कितना हो गया, इसके अलावा 3 प्लस 2 लेमडा, ये चीज होगी, ठीक है ना। सिंपल ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, क्लियर यहाँ तक। अब ये इक्वेशन आने के बाद ये हमारी क्या है, न्यू प्लेन की इक्वेशन है। न्यू प्लेन की इक्वेशन भी बस इतनी है। अब यहाँ पर हम ये लेमडा जो आ रहा है इस लेमडा की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तभी तो इक्वेशन पूरी बनेगी। इस लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन हम क्या करेंगे, काम में लेंगे n डॉट बी इक्वल टू 0। अब ये जो n वेक्टर है ये हमारी इस वाली नई वाली इक्वेशन का वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर वो क्या है n वाला है। और हमारे पास नॉर्मल वेक्टर कौन सा, ये रहा इतना बड़ा, ये वाला n वेक्टर पूरा हमारे पास, ये तो हमारे पास क्लियर है। और जो b वेक्टर है वो लाइन वाला है और लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है। लाइन की इक्वेशन जो दे रखी है वो हमारे पास क्या है, लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास है वो दे रखी थी हमारे को, ऐसा कुछ दे रखी थी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, इसके बाद दिया था y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिया था आपको z माइनस 3 अपॉन 1। हम जानते हैं कि भाई जो किसी भी लाइन के क्वेश्चन के अंदर जो नीचे वाले जो होते हैं ये क्या होता है हमारे पास बी वेक्टर पैरेलल, जो बी वेक्टर होता है वो नीचे वाला होता है, जो नीचे वाली वैल्यूज होती है। तो 1 2 1 ये हमारे पास क्या हो, बी वेक्टर हो गया। यानी कि भैया ये 1 2 1 के साथ क्या करना है, ये तो बी वेक्टर हो गया। और जो एन वेक्टर है वो ये दे रखा है, इन दोनों को डॉट करके 0 रख देना। और इन दोनों को डॉट करके 0 रख देंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे डॉट करके 0, एक बार इस लाइन को इसको मिटा देते हैं यहाँ से और मैं आपको बताता हूँ ऐसे इसको अप्लाई करना है कि 1 2 1 है, ठीक है। 1 2 1 मतलब कितना हुआ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया भैया 1 2 1 वाला जो वेक्टर था इसका, ये था कौन सा बी वेक्टर लाइन का, और ये एन वेक्टर हमारे पास किसका, ये एन वेक्टर किसका, प्लेन का। तो इन दोनों को डॉट 0 रखना है, तो कर देते हैं इसको, इससे पहला डॉट करते हैं तो कितना है 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक है। ये इसका आ गया 1 प्लस 2 लेमडा पहला आ गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, प्लस 2 माइनस लेमडा प्लस हमारे पास 1 वापिस है तो -1 प्लस 3 लेमडा इजिकल टू हमारे पास कितना हो गया 0। बस यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेनी है हमको। अगर हम यहाँ से लेमडा सॉल्व कर लेंगे तो हम लेमडा जो पाएंगे यहाँ से वो हमारे पास कितना आएगा, लेमडा इजिकल टू -4/3। यहाँ बस लेमडा सॉल्व हो गया जाएगा कितना, -4/3। -4/3 उठाकर वापस क्या करना है, यहाँ रख देना लेमडा की जगह। तो यहाँ रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगी, सिंपल खत्म। और इक्वेशन जो सॉल्व होकर आएगी वो आपके पास क्या आएगी, इक्वेशन में आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आंसर जो है इसका r डॉट करके आएगा r डॉट -5 आई कैप प्लस 10 जे कैप -15 के कैप इजिकल टू 1 हाँ ठीक है 1 ही है। तो ये हमारे पास क्या होगी भाई, ये हमारी फाइनल इक्वेशन, ये आ गई आंसर भैया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, न्यू प्लेन की इक्वेशन। बस ये चीज इतना सिंपल। तो कॉन्सेप्ट भैया कितना सिंपल सा था, ज्यादा कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमको नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म पता है बस काम हो जाएगा। मेन पहले सोचना था कॉन्सेप्ट के अंदर वो क्या बोला है उसने, वो पता करना था एन डॉट भी 0 होगा। दोनों के पैरेलल वेक्टर जो ना, दोनों का नॉर्मल और पैरेलल वेक्टर वो दोनों परपेंडिकुलर वो दोनों 0 होगा। बस वो समझ लिया, उसके बाद खटाखट लगा दिया, आंसर निकाल लिया, बस फाइनल, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था यार जो कि हमारे पास कुछ फंक्शन और इनवर्स फंक्शंस आया था। एक fx हमको दे रखा था, वो कुछ ऐसा दे रखा था कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4। यहाँ पर आपको बोला था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, और एक कुछ लेट करके s यहाँ पर एक दे रखा था सेट, जहाँ पर बोला था
x और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स x। जब ऐसा कुछ दे रखा है एफ एक्स एफ ऑफ इनवर्स x, इसका मतलब बोला है कि भाई हमको y को क्या करना है, x से रिप्लेस कर देना क्वेश्चन के अंदर और उसको फिर वापस क्या करना है, एफ एक्स के इक्वल रख देना। फिर बस हमारे कंडीशन लगाकर देखनी है। अगर आपने क्वेश्चन में देखा हो तो क्वेश्चन के अंदर हमको वैल्यूज फाइंड करनी है कि सेट ऑफ वैल्यूज कौन सा होगा जो इसको क्या करेगा, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको करना है तो एफ एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स के इक्वल है मतलब y क्या करना है, x को रिप्लेस करना होगा यहाँ पर इसके अंदर। तो y बराबर हमारे पास जो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर इसके अंदर तो नेक्स्ट स्टेप बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको इधर ले आते हैं तो x प्लस 4 का अंडर रूट यहाँ आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ऐसा कुछ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को भी अगर अपन इधर ले आते हैं तो हमारे पास जो y बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा y। अब इसको हमको क्या करना है, वापस इक्वल रखना है इसके ऊपर, एफ एक्स के इक्वल रख देना। एफ एक्स मतलब ये इसके इक्वल रख देना वापस, इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रख देना है। उसके बाद सॉल्व करना है क्या बन रहा होगा देखते हैं। इस वाले स्टेप को हटा देते हैं यहाँ से और इसको फिर से अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको जब अपन यार इसके इक्वल रख देंगे तो यहाँ पर जो कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको थोड़ा सा अगर अपन देखें, अगर आर पार सॉल्व करें तो ये सॉल्व क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 4, ये उधर जाएगा उधर जाएगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया कंडीशन है क्या, ये इस कंडीशन के अंदर हमको वैल्यूज पुट करके देखनी होगी। पहले बात कर लेते केस नंबर 1, x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर तो ये प्लस माइनस कितना आएगा 2 और यहाँ पर कितना आएगा, ये LHS RHS में कितना आएगा, 0 रखता हूँ तो 4 माइनस 2 कितना 2 आ गया। मतलब देखो यहाँ पर एक प्लस टू कॉमन आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो हमारे सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर जहाँ 0 आ रहा होगा वो ऑप्शन तो सही होगा, ये सेटिस्फाई कंडीशन कर रही है। नेक्स्ट ऐसा करके हमको सबके लिए चेक करना है। x बराबर 3 रख के देखा, 3 का देख कितना है प्लस माइनस अंडर रूट 7 और यहाँ कितना आएगा 3 और 5 कितना 25 माइनस 4 25 माइनस 2 आएगा कितना 23 आ जाएगा। तो 23 मतलब इधर आ गया भैया 23, इधर आ रहा है कितना अंडर रूट 7। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ऐसा करके हमको x बराबर 4 के लिए चेक करना है, x बराबर माइनस 4 के लिए, x बराबर माइनस 3 के लिए। जो जो उसने क्वेश्चन में ऑप्शन में गिवन है, जो ऑप्शन है, जो वैल्यूज है, सबको हमको चेक करनी है। तो जो सेट ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई कर गई दोनों तरफ वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस चेक करना है, बाकी डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि बस वैल्यूज का मतलब क्या होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि 3D का है। ठीक है, 3D के अंदर देखो यार ये क्वेश्चन जो है सबसे 3D के एक हार्डेस्ट लेवल तक मान सकते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। ठीक है, पर लेकिन अगर इसको समझा जाए तो भी थोड़ा सा इजी बन सकता है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में समझा था 3D का। 3D का ये क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आपने पढ़ा होगा कि आपको एक लाइन दे रखी, इक्वेशन ऑफ लाइन। उस इक्वेशन ऑफ लाइन की एक प्लेन के अंदर एज ए मिरर मानते हुए उसकी मिरर इमेज निकालनी है लाइन की। लेकिन अभी हमने पॉइंट की मिरर इमेज तो पढ़ी है, अब लाइन की मिरर इमेज कैसे निकालें। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस पॉइंट से लाइन बना दी है, उसको ही मिरर इमेज निकालनी है। कॉन्सेप्ट समझते क्या होता है, डायग्राम समझते हैं, उसके बाद आपको दिमाग में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला है इसने, एक लाइन की इक्वेशन को गिवन, लेट्स से ये कोई लाइन है, ठीक है ना, ये एक प्लेन है। ठीक है, ये लाइन गिवन है, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है। बोला कि इस लाइन की जो है इसकी इस एक एज ए मिरर मानते हुए यहाँ निकाल इसकी इमेज। तो लेट्स से ये जो लाइन होगी ये क्या होगी हमारे पास, इसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है ना। अब एक चीज का कॉन्सेप्ट होता है कि जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है, वेक्टर नंबर b जो कि इसके पैरेलल है, वो मिरर इमेज निकाल रहे हैं, तो क्या इसका भी वेक्टर जो होगा वो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि भैया दोनों पैरेलल है, मिरर इमेज आएगी, दोनों पैरेलल होंगे, तो वेक्टर तो हो गया, पैरेलल वेक्टर सेम हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको भी क्या क्या चाहिए, मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक तो पैरेलल वेक्टर जो हमारे पास ऑलरेडी है, इस वाली इक्वेशन का ही काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चाहिए होता है पॉइंट, कि किसी भी लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम उसके पैरेलल वेक्टर और एक पॉइंट चाहिए होता है। तो लेट्स से मान लेते यहाँ कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना, मान लेते तो पॉइंट होगा Q। अभी जो Q वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, यानी भी हमको इनडायरेक्टली अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे, तो हम पॉइंट और इससे पैरेलल वेक्टर से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, जो हमको निकाल लिया। ठीक है ना। अब यह प्लेन की इक्वेशन हमको दे रखी है, इस वाले लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं, कौन सा, पॉइंट A, क्लियर है, और प्लेन के अंदर एक पॉइंट मान लेते हैं। अब इस वाली क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ये लेट से ये ऐसा कुछ करके ज्वाइन हो रही होगी हमारे पास। ठीक है, ये जो Q वाला पॉइंट है ये हम यहाँ मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो रही है, ज्वाइन, ये यहाँ से इसको काट रही है प्लेन को, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। 3D में समझ पा रहे हो उसको। इसको मान लेते P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अंदाज से x2 y2 और z2,
और ए के मान लेते क्या x1 y1 और z1। ये हमको गिवन नहीं है, हमको गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रखी है आपको x - 3 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू y + 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू z - 1 डिवाइडेड बाय 1। ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, ठीक है ना। ये इक्वेशन लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आपको दे रखी है, जो है कौन सी 3x - y + 4z इज इक्वल टू 2। ये भी हमको गिवन है और ये हमने क्या करा, लेट्स अज्यूम कर लिया और ये हमारे दिमाग में कोई पिक्चर क्लियर भैया, इसकी हमको मिरर इमेज निकालनी है। हमको ये कोऑर्डिनेट मान लिया क्योंकि हमको पता नहीं थे। हमारा एम है इस वाले पॉइंट को निकालना, क्लियर है। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट भी चाहिए होंगे, ध्यान देना। अगर मेरे को ये पॉइंट निकालना है तो ये डिस्टेंस जो है ए पी, वो पी और क्यू दोनों इक्वल है क्योंकि भैया मिरर इमेज है, तो उसके ऊपर क्यों नीचे की क्या होगी, डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है ना। अगर मैं ये दोनों पॉइंट निकाल लूं तो क्या मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर मिड पॉइंट का क्यू वाला निकाल लूंगा, ठीक है। पर उसके लिए भैया ये दोनों पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं ए वाले पॉइंट को पहले फाइंड करते हैं। ए वाले पॉइंट के ऊपर हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को गिवन होती है उसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट मानते हैं। तो कैसे मानते हैं, हम हर एक वैल्यू को किसी भी कांस्टेंट की इक्वल रख देते हैं। लेट्स से मान लेते हैं के के इक्वल रखते हैं, उसके जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ए के जो पॉइंट होंगे, यहाँ लिखता हूँ, ए के जो पॉइंट हम मान लेते हैं वो होंगे x1 होगा कौन सा, इसको अगर मैं k के इक्वल रखता हूँ तो -1 k के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 उधर जाएगा प्लस में, कितना होगा -k + 3। ऐसे करके y1 कितना होगा k - 2, z1 कितना होगा भैया k उधर जाएगा k और -1 उधर जाएगा +1, तो +1। ये हमारा कोऑर्डिनेट आएगा किसके, a के। ऐसे करके अगर मैं p वाले कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो मुझे काम अच्छा हो जाएगा। तो p का जो कोऑर्डिनेट है जनरल वो क्या होगा, x2 इज इक्वल टू, देखो p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले मुझे ऐसे नहीं आएंगे। अब p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सुनो, अपन को a और p को एज ए लाइन मानते हुए इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ AP। इस AP लाइन की, ये एक लाइन बन रही, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन इस वाली फॉर्म में निकाल लेता हूं तो क्या इस वाली फॉर्म के अंदर मैं इसका जनरल पॉइंट मान लूंगा, जैसे अपन ने A के लिए माना, ऐसे करके P के लिए जनरल पॉइंट मान लूंगा, उसके बाद हमारी इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। भाई K की वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं है, वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले P का पॉइंट निकालना है हमको, इस K की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, देखो AP लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब AP लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको इसका पैरेलल वेक्टर भी चाहिए होगा, तभी तो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। जैसे मान लो ये जो लाइन थी इसका पैरेलल वेक्टर था B, इसमें कौन सा है -1 1 और 1, ये इसका पैरेलल वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना। हमारे को क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर एक AP लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा। अब इसमें पैरेलल वेक्टर कहां से आएगा, तो ध्यान दें, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है और इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर नॉर्मल वेक्टर होता है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। लेट्स से वो रहा ये नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर, जो कि क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर। तो क्या ये परपेंडिकुलर वेक्टर इस लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर का काम कर जाएगा, जो कि B वेक्टर होगा, इसके लिए पैरेलल वेक्टर का काम कर जाएगा बस, क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये इसके पैरेलल हो गया। तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एक तो पैरेलल वेक्टर मिल गया प्लस एक पॉइंट मिल गया, कौन सा ये वाला। तो इससे क्या करते हैं हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते AP, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते AP। पूरे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम AP लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, AP लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद ये P वाला पॉइंट है वो इस K की फॉर्म में निकालेंगे और A और P जब आ जाएंगे तो बस फिर उसके बाद हम K की वैल्यू निकाल के दैट ये दोनों पॉइंट हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको मिटाते हैं एक बार, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट में बात करते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ AP। इस AP लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो AP लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल पॉइंट चाहिए होता है। तो हमारे पास जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा था, ये A वाला पॉइंट था और ये P वाला पॉइंट था, ठीक है, और ये क्या था, Q वाला पॉइंट था, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। हाँ भैया, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ AP की इक्वेशन इनको निकाली। तो भी हमारे पास A वाला पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1 और z1, और नेक्स्ट जो हमारे पास जो AP लाइन के लिए एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा, वो नॉर्मल जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो इस लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर का काम कर जाएगा, ठीक है। उससे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले थे AP। तो x - x1 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय C। ये x1 y1 z1 के A वाला पॉइंट है जो कि एक पॉइंट हो गया, और एक पैरेलल वेक्टर जो कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है क्योंकि प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी हमारे पास होगा। तो x y z के जो कोएफिशिएंट थे अभी अपन ने बात की थी, कौन सा 3x - y + 4z, ये प्लेन की इक्वेशन थी। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हुआ, 3 - 1 और 4। तो यहाँ पर ABC की जगह क्या आ जाएगा,
3, यहाँ कितना आ जाएगा -1, यहाँ कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 चीज हो गई। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई किसकी, ए पी की। अब इससे अपन जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ के, जैसे अपन ने पहले निकाला था। तो वो पॉइंट पी होगा, तो पी क्या होगा, x2 y2 z2 ये अपन ने मान रखा है। तो इसको अगर मैं k की इक्वल रखता हूँ तो ये 3k उधर जाएगा प्लस x1, और फिर नेक्स्ट कितना होगा -k प्लस y1, नेक्स्ट होगा वो होगा 4k प्लस z1। ये p वाला पॉइंट आ गया। और a वाला पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी था जो कि अपन ने पहले निकाला था, किससे, k की टर्म के अंदर। तो a वाला और p वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब ये आने के बाद हमारे पास मेन जो क्या है चीज, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी। k की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमारे पास x2 y2 z2 भी आ जाएगा। और अगर k वाला पॉइंट यहाँ रख देंगे तो ऊपर के जो x1 y1 और z1 पॉइंट था a वाला वो भी आ जाएगा। और a और p वाला पॉइंट आ गया तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के नेक्स्ट जो q वाला जो पॉइंट हमारे पास था अल्फा बीटा गामा, जो पॉइंट हमको चाहिए था मिरर इमेज वाला, वो हम निकाल लेंगे। पर वे k की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ छोटी सी चीज सोचनी है कि जो प्लेन की इक्वेशन थी, प्लेन जो था, प्लेन के अंदर जो p पॉइंट था, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा था प्लेन में जो p पॉइंट था, ठीक है ना। अब ये P पॉइंट के इस इक्वेशन प्लेन के अंदर भी तो लाई कर रहा है, ये लाइन पे तो है ही P पॉइंट, पर लेकिन P पॉइंट अपने प्लेन के ऊपर मान रखा है, यानी कि P पॉइंट लाइन के ऊपर भी प्लस प्लेन के ऊपर भी कॉमन है। तो क्या ऐसा करते हैं, जो P पॉइंट है, ये पॉइंट, इस P पॉइंट को उठाकर इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर रख देते हैं, क्योंकि P पॉइंट प्लेन के ऊपर भी पड़ा है तो उससे भी टच हो रहा है तो उसके ऊपर भी लाई करेगा। तो इक्वेशन प्लेन के अंदर अगर इस पॉइंट को उठाकर x, y और z की जगह इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर रख देंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ये थी 3x - y + 4z = 2, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास है। तो बस इस पॉइंट को उठाकर क्या करना है, इसमें रख देंगे x, y, z की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ये x, y और z। और भी x1 y1 z1 क्या है, वो a वाला पॉइंट था जो भी अपन ने निकाला था, उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रखनी है और इसको पूरा उठाकर यहाँ रखना है। ये रख देंगे तो पूरी इक्वेशन क्या है, k से बन जाएगी। तो यहाँ से k निकल कर आ जाएगा। तो k जो आएगा सॉल्व होकर रखोगे आप, तो यहाँ पर साथ साथ में रखते चलो, k आएगा सॉल्व होकर कितना, -1/2, ये सब करके क्या आएगा। तो k आते ही क्या करना है, k को वापस यहाँ रखना है और k को वापस यहाँ रखना है। तो a वाला पॉइंट p वाला पॉइंट आ गया, a वाला पॉइंट और p वाला पॉइंट आ गया, ये था a, p आ गया। तो यहाँ पर कौन सा था, q पॉइंट था। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या थी, इक्वल थी। तो यहाँ लगाएंगे क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला, this x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2 = this मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर q वाला पॉइंट निकाल लेंगे। और q वाला पॉइंट आ गया तो हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो चाहिए थी मिरर इमेज वाली, उसके ऊपर पॉइंट आ गया, उसकी जो पैरेलल वेक्टर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो जो अभी अपने बात कर ली थी स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट वाली गिवन लाइन थी उसका पैरेलल वेक्टर होगा। उस गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर लेना है और पॉइंट लेना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेनी है, सिंपल, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंथी है पर लेकिन समझने का है बस, अगर आप समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। इससे हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आता जेईई मेंस के अंदर, ये गारंटेड है। अभी तक जितने भी सॉल्व उठाकर देख लोगे, इससे सिंपल क्वेश्चन ही आए हैं। और एक दो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए मिरर इमेज वाले। तो हमेशा बोलता हूँ भैया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कर लेना अगर ये चैप्टर करके जा रहे हो, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है एक और इजी क्वेश्चन। देखो अब तक के जो क्वेश्चन है थोड़े से ज्यादा इतना लेंथी नहीं बोल सकते अपन, जो कि हमको ज्यादा ऐसा लगे। अगर थोड़ा सा हम समझे प्रैक्टिस करें तो हम आराम से इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारे पास बिल्कुल एक इजी वाला क्वेश्चन था, बोलेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जो कि हमारे पास था कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रही थी, जिसका आप बोला था इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। कुछ इक्वेशंस थी यार, 2x - 3y + 5z = बीटा, ऐसा कुछ थी, αx + y + 2z = 3 और 3x - 16y + 23z = -13। ये कुछ तीन इक्वेशन आपको दे रखी थी, ठीक है। इस तीन इक्वेशन के अंदर बोला था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ये कंडीशन दे रखी थी। तो हमको पता होना चाहिए कि जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिक्स है, इसके ऊपर गारंटेड है। मतलब बोल रहे चलता हूँ कि 100% क्वेश्चन आना फिक्स होता है, 100% मान के चलो आप। ये फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर भी आया था, पिछले साल भी आया था, हर साल आता है। एक कोई ना कंडीशन आती है, वह तीन कंडीशन ही है मेनली, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। कोई सी भी कंडीशन दे देगा, अप्लाई करना, आंसर निकालना है। इसकी जो कंडीशन थी वो क्या, देखो ये 3 वेरिएबल में है। अगर यहाँ 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 फॉर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, सिंपल इन 2 वेरिएबल्स। पर लेकिन अगर 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, डिटरमिनेंट्स आ जाते हैं। डिटरमिनेंट्स के अंदर वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है। तो इसमें कंडीशन थी हमारे को 2 से 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे मान लो पहली जो कंडीशन थी क्या थी, अगर
अच्छा, इसको समझने से पहले एक चीज ये समझते हैं, इसमें आता है कि D1, D2 और D3 ये 4 चीज आती है भैया, इनके साथ कंडीशन बनती है। देखो D मतलब डिटरमिनेंट अगर सिंपल बात करूँ तो ये 2 -3 5 अल्फा 1 2 3 -16 और 23 इनको रखते हैं डिटरमिनेंट में, इसको बोलेंगे कैपिटल D। D1 मतलब होता है कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है, ये फर्स्ट वाला कॉलम जो ये फर्स्ट वाला कॉलम, इस फर्स्ट वाले कॉलम की जो वैल्यूज है वो ये कांस्टेंट जो पड़ी होती है बीटा 3 -13 ये आती है। बाकी सेकंड और थर्ड में क्या होती है, ये आती है, ये सेकंड और थर्ड कॉलम। D2 होगा, D2 सेकंड वाले के अंदर जो होगा ये बीच वाला, इसमें इस वाले के अंदर ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आती है, और जो D3 होगा उसमें थर्ड वाले कॉलम में कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, बाकी में एक ये और ये आ जाती है। इसको बोलेंगे D1 D2 D3, ये आपको पता ही है। तो ये चीज हमको पता होगी भैया चारों की वैल्यू, इन चारों आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें कंडीशन जो होती है वो यहाँ पर ये थी कि पहली जो कंडीशन थी, अगर आपके पास D बराबर 0 है, D इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, पहली जो कंडीशन थी D नॉट इक्वल टू 0 है, साथ साथ के अंदर D1 D2 D3 एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0। पहले तो क्या है, D इज नॉट इक्वल टू 0 है, और एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इसमें से कोई से भी एटलीस्ट अगर एक नॉट इक्वल टू 0 है, या आपको चेक करना होगा, सेम वैल्यूज रख के डिटरमिनेंट निकालना होगा। नॉट इक्वल टू 0 है तो जो हमारे पास कंडीशन होती है वो क्या होती है, जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यूनिक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर एक और वर्ड आता है भैया, ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ये भी कंडीशन में आपको पता करना होगा, ये भैया कौन सी कंडीशन के अंदर ट्राइवल और नॉन ट्राइवल है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट प्लस यूनिक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ऐसा कभी क्वेश्चन में लिखा गया, मतलब हमको ये वाली कंडीशन लगानी है और वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। इसमें भी बोला इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हुए अगर जो सेकंड कंडीशन थी वो यहाँ पर ये हुआ करती थी कि D नॉट इक्वल टू 0 है, और साथ साथ के अंदर ये जो D1 D2 D3 जो है ये सभी क्या है, इज इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन होती थी तो इसको बोलते थे क्या, कंसिस्टेंट एंड ट्राइवल सॉल्यूशन ओनली। इसको बोलते थे कंसिस्टेंट प्लस ट्राइवल सॉल्यूशन, ऊपर वाला नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नीचे वाला ट्राइवल सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में ये भी बोल सकता है, जरूरी नहीं कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोले, वो बोलता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ट्राइवल सॉल्यूशंस या फिर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो हमको ये भी कंडीशन पता होनी चाहिए, दोनों कंडीशन कुछ कुछ यहाँ कॉमन ही है, ठीक है ना। तो इसकी क्या होगी, नॉन ट्राइवल, ये होगी ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर एक और आता है, कौन सा, अगर ये इसके साथ साथ नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर कैपिटल D 0 हो जाता है, कैपिटल D जो तीन जो वैल्यू थी ये कैपिटल D, इनका डिटरमिनेंट 0, साथ साथ के अंदर ये सेम ऊपर वाली D1 D2 D3 इज इक्वल टू 0। इस केस के अंदर क्या होगा, जो सॉल्यूशन जो होगा सिस्टम वो कंसिस्टेंट प्लस इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो बस ये हमको चाहिए, तो मतलब ये कंडीशन हमको लगानी भी है। यहाँ कैपिटल D डिटरमिनेंट मतलब इन तीनों वैल्यूज को जो है डिटरमिनेंट में रखना है, उसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। यहाँ से देखो एक अननोन है क्या, अल्फा, बाकी सब नोन है, तो अल्फा निकल जाएगा, इक्वल टू 0 रख देंगे, सॉल्व करना है उसको। डिटरमिनेंट को खोलना एक्सपांड करना तो हमको आता ही है, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, बस कुल नहीं करना, तो अल्फा निकल जाएगा। फिर एक D1 D2 D3 कोई सा भी एक ले लो, D1 D2 D3 कोई सा भी एक ले लो, मान लो अपन ने D1 D2 ले लिया, तो D1 ले लिया तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें बीटा 3 और -13 रखना है, बाकी के अंदर ये दोनों वैल्यूज रखनी है, तो वहां से सॉल्व होके बीटा आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, इतना ही करना है बस। अल्फा और बीटा आ गया, तुमको जो क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला था कि आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देनी, बस अल्फा और बीटा निकाल देना, ये करके कंडीशन रख के आ जाएगा आंसर। ये भी हमको करना है, सिंपल है ना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसा करके हमको नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी आपको याद रखनी है, नो सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है। बस ये 4-5 कंडीशन ही है, ट्रैवल, नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, बस यही पता होना चाहिए। कब सिस्टम कंसिस्टेंट है, कब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, बस वो क्वेश्चन देगा, हमको कंडीशन लगाई, आंसर निकालना है। ये था इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल में आता है तो कंडीशन सिंपल होती है, उसमें ऐसा कोई लफड़ा होता ही नहीं फालतू का, D1 D2 ऐसा कुछ करना, उसमें डायरेक्ट अपन A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 ऐसा कुछ निकाल लेते हैं, या फिर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 ऐसा कुछ करके निकाल लेते हैं चीजें, बस सिंपल कंडीशंस होती है, ठीक है। तो जो पूरी एक चार्ट है ना भैया, चार्ट है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ये भी हमको पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं यार अपन आगे, यहाँ तक कि तो यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो कि खत्म हुआ। अच्छा नेक्स्ट अपन बात कर लेते, वो है कि हमारे पास जो कुछ चैप्टर्स है वो है स्टैटिस्टिक्स, और एक हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिससे मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आपको जो क्वेश्चन बोला था वो बोला था कन्वर्स है, कि भैया कन्वर्स निकालो किसी भी क्वेश्चन का, एक आपको इक्वेशन दी थी उसमें कन्वर्स निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार। मैथमेटिकल रीजनिंग मुश्किल से 3 से 4 घंटे लेगा, एक पूरे चैप्टर आप अच्छा से कर सकते हो, एक क्वेश्चन 100% आता है। अभी पूछा गया था कन्वर्स का, जो कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, वो मैं करा नहीं रहा हूँ,
बिल्कुल जो नोट्स आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ दे रखी है, किसकी, स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिकल रीजनिंग, दोनों की आपको पीडीएफ को नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग के कन्वर्ट्स जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से देख लेना, उसमें आपको सब मिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आया था जिसके ऊपर था मीन एंड वेरिएंस से पूछा गया था, मीन एंड वेरिएंस, भैया कुछ वैल्यूज दी थी, उसका मीन और वेरिएंस निकालना था, बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग कर लेंगे, ऐसे करके हमने अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए, 2 ही हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। हमने अभी इस वाली वीडियो के अंदर 8 क्वेश्चन की बात कर ली अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसके अंदर हम बाकी क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो बस खत्म करते इस वीडियो को, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। और उम्मीद करता हूँ यार आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, बस ये पता चल गया है कि भैया कहाँ से हम अप्रोक्सीमेटली मिनिमम बात कर रहा हूँ, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। मैं बोलता हूं अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, राइट करेक्ट आंसर, तो भैया 99 परसेंटाइल कोई रोक ही नहीं सकता आपकी, ये गारंटेड है मेरे, मैं खुद खड़ा होकर बोल रहा हूँ आज, 99 परसेंटाइल कोई रोक ही नहीं सकता आपकी, अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो। बस लगे रहो यार, ठीक है ना। मिलते हैं अपने अगले वाले पार्ट के अंदर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। बस इस बार टॉपर की लिस्ट के अंदर अपना नाम आना चाहिए, वह किसी भी हालत के अंदर जो आज ये वीडियो देख रहा है, हर एक चीज तीनों सेक्शन का अच्छे से रिवीजन करते रहो, लास्ट के 5 दिन हो रहे बढ़िया से दबा कर रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। गुड बाय।